हेलो सभी छात्र और छात्राओं, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से इकाई 2 सरकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम सरकार के बारे में जानने वाले हैं। सरकार क्या होती है, सरकार के कार्य क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि 2 फोटो बनी हैं और इन 2 फोटो में पहली फोटो में देखो बहुत सारे पानी के बर्तन रखे हुए हैं और उसके पास में 2 लोग खड़े हैं जो कि बोल रहे हैं हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। इसके बाद नीचे वाली फ़ोटो में आप देख रहे हो कि कोई सभा चल रही है जिसमें कि कोई नेता है और उसके गले में बहुत बड़ी माला पड़ी है और वो उस वजह से गिर गए हैं। तो इस फ़ोटो के नीचे लिखा है, मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था, वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। अब देखो ये चित्र बनाने का कारण क्या है, या फिर इस चित्र को बनाकर जिसने ये बनाया है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसके नीचे भी लिखा हुआ है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के ज़रिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में जो कार्टूनिस्ट होते हैं, यानी कि जो कार्टून बनाते हैं, वो अपने कार्टून के जरिए क्या करते हैं, लोगों तक संदेश पहुँचाते हैं। अगर किसी नेता ने कोई गलती करी है तो वो उस बारे में दिखाते हैं और उनके बारे में व्यंग्य करते हैं तथा अधिकारों के बारे में भी बताते हैं अपने कार्टून के ज़रिए। अब हम आगे अध्याय 3 को शुरू करते हैं, सरकार क्या है, जिसमें कि सबसे पहले हमें बताया गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वह निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें पता चला है कि इस पाठ में जो है हम सब कुछ जो भी पढ़ेंगे वो सरकार के बारे में पढ़ेंगे और सरकार के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ सुर्खियाँ दी गई हैं और इसके नीचे लिखा है, ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सुर्खियाँ दी गई हैं और ये सुर्खियाँ किस बारे में है, जो कि सरकार काम करती है उसके बारे में। तो हमें इनकी सूची बनानी है। तो नंबर 1, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, यानी कि जो भी मजदूर होते हैं, जो कार्य करते हैं फैक्ट्री में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके बाद है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। आपने देखा होगा जब कई जगह पर बाढ़ आ जाती है, पानी से लोगों के घर डूबने लगते हैं, उनका सामान डूबने लगता है, तो उनकी मदद के लिए सरकार से यहाँ पे राहत सामग्री की मांग की जा रही है। फिर है प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। तो इस सुर्खी से हमें पता चल रहा है कि जब प्याज के बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है तो सरकार ने यहाँ पे क्या करा है, प्याज के दाम को तय कर दिया है ताकि उसको कोई बहुत ज़्यादा कीमत में ना बेच सके। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। इसके बाद है कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, यानी कि जो कोयला और बिजली विभाग है उनका दोबारा से पुनर्गठन किया जाना है और उसके पक्ष में सरकार कार्य कर रही है। फिर है सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा है, 15,000 से भी जो ज़्यादा गांव हैं उनको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। तो ये हमारी जो कार्य सरकार कर रही है उनकी हमने सूची बनाई है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक सवाल दिया है, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर
चर्चा कीजिए। तो देखो ये कार्य देख के हमें पता चल रहा है कि जो सरकार है उसका काम बहुत विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर उसको कार्य करना पड़ता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर कार्य जो है वो सरकार से ही जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो हमारे घर में पानी आने से संबंधित हो, चाहे सड़कों से संबंधित हो, चाहे स्कूल से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो। तो सभी कार्य जो हैं वो सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसलिए सरकार का काम बहुत ही विस्तृत है। अब पूछा है आपके अनुसार सरकार क्या है? तो सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। सरकार के निम्नलिखित कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सरकार यह निरीक्षण करती है कि सभी को पीने का पानी समुचित मात्रा में मिलता है या नहीं। इसके अलावा सरकार यह भी देखती है कि सभी लोगों को कहीं दूषित इलाका तो नहीं मिल रहा है या फिर वो जहाँ पर रह रहे हैं वो साफ सुथरे इलाके में जीवन यापन कर रहे हैं या फिर नहीं। सरकार का कार्य नए कानून बनाना तथा पुराने कानूनों को लागू रखना और झगड़ों में मध्यस्थता करना भी होता है। अब इसके लिए आप अपने अध्यापक के साथ अपनी कक्षा में या फिर अपने घर में भाई बहनों के साथ और भी विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं कि सरकार क्या क्या कार्य करती है या फिर सरकार क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकती है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो देखो यहाँ पे पढ़कर हमें पता चल रहा है कि सरकार के जितने भी कार्य हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास से ही जुड़े होते हैं, हमारे जीवन यापन से जुड़े होते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी हिस्सेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब देखो यहाँ पे पढ़कर हमें पता चला है कि सरकार का और भी काम है, जैसे कि जो हमारे और भी देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इसके बाद आपने भी देखा होगा, जब भी हम टेलीविज़न में समाचार देखते हैं कि कहीं पर भूकंप आया या फिर बाढ़ आई, तो सरकार उन सभी लोगों की मदद करती है और उन लोगों को जो है सहायता करती है। इसके बाद कहीं पर अगर झगड़ा होता है या फिर अपराध होता है तो भी लोग न्यायालय जाते हैं, और उस न्यायालय में जो कार्य होता है वो भी एक सरकार का ही कार्य है, यानी कि जो न्यायालय है वो सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है तो जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है,
निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ फोटो दिखाई गई हैं जिसमें लिखा है कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। और वो अंग कौन से हैं? सबसे पहले दिखाया गया है सर्वोच्च न्यायालय। आप देख रहे हो सबसे ऊपर जो फोटो बनी है ये सर्वोच्च न्यायालय की है, जहाँ पर कि लोग अपने लिए अधिकार लेने के लिए जाते हैं या फिर अपने लिए न्याय मांगने के लिए जाते हैं। इसके बाद है भारत पेट्रोलियम। इसकी भी यहाँ पर फोटो दिखाई गई है जहाँ पर कि पेट्रोल मिलता है, ये भी सरकार का एक अंग है। फिर है भारतीय रेल। तो आप लोगों ने भी रेल में यात्रा करी होगी, तो यह जो रेल भारतीय रेल है ये भी एक सरकार का ही अंग है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सरकार के कुछ और ऐसे कार्यों के उदाहरण देने हैं जिसकी कि यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। तो इसका उत्तर है सरकार के कार्य। नंबर 1, नए उद्योगों की स्थापना करती है। नंबर 2, सरकार दूसरे देशों से व्यापार करती है। नंबर 3, सरकार खेलों के विकास के लिए काम करती है। अब हम पढ़ेंगे सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखो, तो देखो यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य दिखाए गए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फिर है राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखो एक और जो है आपको नक्शा दिखाया गया है। अब देखो अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखोगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा है भारत राजनीतिक। इसके बाद नीचे यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का जो है आप देखोगे पट्टी बनाई हुई है, इसके अंदर लिखा है संदर्भ। और उस संदर्भ के अंदर देखो इन्होंने 4 चिन्ह बना रखे हैं और उन चिन्हों को किसी एक विषय के लिए लिखा है। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहले जो चिन्ह है वो है लाइन और डॉट। तो ये किसके लिए है? यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए। तो जहाँ पर भी अगर नक्शे में हमें ये दिखाई देता है चिन्ह, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए है। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर जो है बिंदुओं की रेखा दिख रही है, जो कि राज्य सीमा के लिए इस नक्शे पर बनाई गई है। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा कि बिंदु का चिन्ह बना है और ये बिंदु का चिन्ह जो है वो राजधानी शहर के लिए है। जैसे कि आप देखोगे जहाँ जहाँ पर बिंदु हैं वो सारे राजधानी शहर हैं, जैसे कि जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ, चंडीगढ़, लेह और यहाँ पर आप देखोगे भुवनेश्वर। तो जितने भी ये बिंदु हैं ये सारे जो है राजधानी शहर को दिखा रहे हैं। इसके बाद जो चौथा चिन्ह है वो आप देखोगे एक छोटा सा बिंदु है और फिर उसके आसपास जो है लाल रंग का गोला बनाया गया है और यह है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए। तो देखो जहाँ पर दिल्ली बनी है वो है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके लिए एक अलग तरह का चिन्ह बनाया हुआ है। अब नीचे हम अगले नक्शे पर आते हैं। ये जो नक्शा है ये भारत का प्रशासनिक प्रभाग 2011 का है। इसमें जो है सारे प्रशासनिक प्रभाग दिखाए गए हैं। अब इस नक्शे के नीचे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यानी कि इससे पहले हमारे भारत में 28 राज्य थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना। इसके बाद
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? वो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अब आगे हम बढ़ते हैं सरकार एवं कानून। तो अभी तक हमने सरकार के बारे में पढ़ा, फिर उसके कार्य के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सरकार के क्या क्या कानून होते हैं या फिर सरकार कानून क्यों बनाती है, किसके लिए बनाती है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वह कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखो, जो सरकार कानून बनाती है वो किसके लिए बनाती है? अपनी जनता के लिए बनाती है, देश के नागरिकों के लिए बनाती है। और जो देश के नागरिक होते हैं वो उस कानून का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि वे उस कानून का पालन नहीं करते तो सरकार उनको दंड दे सकती है या और दंड स्वरूप वो उनको कुछ भी उनसे करवा सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आपने भी देखा होगा, जब भी कोई लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, वो कुछ भी चलाते हैं तो उसे चलाने के लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। यदि कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है या फिर जेल की सज़ा भी काटनी पड़ सकती है। अब इसके आगे लिखा है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है, कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो देखो, अभी तक तो सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो कुछ लोग उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो अन्य लोग उसके खिलाफ जो है न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान को उसकी इच्छानुसार जाति या धर्म के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है तो वह न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब आगे है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वह अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने के लिए जो बाध्य करने की शक्ति होती है, वो शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है। और इसका जो जवाब है वो इस पर निर्भर करता है कि उस देश में कौन सी सरकार है या फिर कैसी सरकार है। जैसे कि इन्होंने बताया कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग ही अपनी सरकार को चुनते हैं। और वो किस तरह से चुनते हैं? वो चुनाव के माध्यम से ऐसे करते हैं। अपने किसी भी पसंद के नेता को वो वोट देते हैं और फिर उसको चुन लेते हैं। और जब इस तरह कोई नेता चुन लिया जाता है
तो फिर वही लोग सरकार बनाते हैं। फिर लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, यानी कि जो निर्णय लिए हैं या फिर जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो क्यों उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं, उसमें किसका हित होगा, वो किसके लिए सही होगा, या फिर उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी, और उसके लिए उन्हें सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अब देखो, ये जो दूसरी सरकार है ये है राजतंत्रीय सरकार। जैसे कि पहले के समय में आपने देखा है, सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े महल होते थे, उन महलों में राजा रानी होते थे। तो जो वो राजा रानी का कार्य होता था, जो वो कार्य करते थे, वो राजतंत्रीय सरकार के अंतर्गत आते थे, यानी कि राजतंत्रीय सरकार कहलाते थे। अब इसमें जो राजा रानी कार्य करते थे उन्हें उसके लिए ना तो सफाई देनी पड़ती थी और ना ही अपने निर्णयों के लिए कोई आधार बताना पड़ता था। यहाँ पे देखो एक ये राजा की फोटो भी दिखाई गई है। अब आगे लोकतंत्रीय सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो देखो, लोकतांत्रिक सरकार हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको कहा है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। और हमारे जो भारत है वो एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमारे भारत के जो निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और हर जगह जो है किसी को भी लोकतंत्र बनने के लिए अपने देश को लोकतंत्र बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। अब देखो, आज के समय में आपने देखा होगा हर किसी को वोट देने का या चुनाव करने का, अपने नेता के चुनाव करने का हर किसी के पास अधिकार है। अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जो कि पढ़े लिखे होते थे, अमीर होते थे और पुरुष होते थे। इसका मतलब हुआ जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती थी, या फिर जो गरीब होते थे, या फिर जो औरतें होती थी, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे। ऐसी स्थिति में जो देश था वो उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जो कि इन गिने चुने पुरुषों द्वारा बनाए जाते थे।
भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता के संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों के द्वारा वोट दिया जाता था, बहुत ही कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। और वह कम लोगों की गिनती में कौन आते थे? जो कि अमीर होते थे, शिक्षित होते थे, या फिर जो पुरुष होते थे। अब इसके लिए गांधी जी ने भी जो है बहुत परिश्रम किया। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने इंडिया पत्रिका में लिखते हुए कहा था कि यह विचार वो सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है और जिसके पास संपत्ति नहीं है या फिर गरीब है या फिर शिक्षित नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि यह वोट नहीं दे सकता क्योंकि वह गरीब आदमी होने का उसने गुनाह किया है, जो कि कोई गुनाह नहीं था। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वोट्स फॉर वुमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सरफेज युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतना गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थीं कि महिलाएं यह काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, अपने वोट देने के अधिकार के लिए, अपने काम के अधिकार के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना संघर्ष किया है। उन्होंने वो जेल तक गई हैं, उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और इस लड़ाई के बाद जो है उन्हें अपना अधिकार मिला। और यह अधिकार अमेरिका में 1920 में मिला और इंग्लैंड में उसके कुछ साल बाद यानी कि 1928 में मिला। अब ऊपर यहाँ पर कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि नंबर 1, लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। नंबर 2, लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही निर्णय लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, आपके यहाँ जिस प्रकार की
शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? तो इसका उत्तर है, हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और हम इसी प्रकार की शासन व्यवस्था चाहेंगे, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं के लोग रहते हैं। अतः सभी लोगों की शासन में भागीदारी के लिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही अच्छी है। अब अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। तो पहला कथन है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो इसका उत्तर है, यह कथन गलत है। राजतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है, बल्कि राजा के बाद उनका पुत्र शासन करता है। अगला कथन है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो इसका उत्तर है, यह कथन गलत है। लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है तथा जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है। फिर अगला कथन है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। इसका उत्तर है, यह कथन गलत है। राजतंत्र में लोग राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कार्य दिया गया है। इस कार्य में आपको करना क्या है, पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों नक्शों को देखना है। वह भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। तो ये जो दोनों नक्शे हैं वह किस किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, भारत के राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और जिलों को। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। अब इन दोनों मानचित्रों को देखकर आपको ये विभिन्न जानकारियाँ जो है उसका पता लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। भारत के पड़ोसी देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद अगला सवाल है, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम बताओ। अब यहाँ पर आपने अपने राज्य के बारे में बताना है और जो आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके पड़ोसियों के नाम आपको बताने हैं। फिर आपको क्या करना है, अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम बताने हैं और फिर अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग को आपको यहाँ पर देखना है। तो यह कार्य आपको खुद से या फिर अपने भाई बहनों की मदद से या फिर अपने दोस्तों की मदद से आप इसको खुद करेंगे। अब अगला सवाल है, नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वह सरकार के किस स्तर से संबंधित है? उनके आगे निशान लगाइए। तो देखो यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं और उसके बाद आगे जो है उनके तीनों यहाँ पर जो है तीनों स्तर दिखाए गए हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है वो कौन से स्तर से संबंधित है। तो सबसे पहला कथन है और हमें बताना है कि वह कौन से स्तर से संबंधित है। पहला कथन, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो यह राष्ट्रीय स्तर का काम है, तो इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। यह कार्य राज्य स्तर से संबंधित है। फिर तीसरा है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। तो यह राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। तीसरा है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। यह कार्य स्थानीय स्तर से संबंधित है।
इसके बाद है पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। तो यह कार्य राज्य स्तर से संबंधित है। इसके बाद है हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो यह कार्य भी राज्य स्तर से संबंधित है। इसके बाद है 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। यह कार्य राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। अब यह कार्य हमारा ख़त्म होता है और अब हमारे लिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर है, सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 1, देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। नंबर 2, देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। नंबर 3, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। नंबर 4, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। नंबर 5, देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। अब हमारा अगला प्रश्न है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इसका उत्तर है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं। तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। अब है अगला सवाल, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अब है प्रश्न 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? उत्तर, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। अब है अगला सवाल। अब हमारा आखिरी और 5वां सवाल, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? इसका उत्तर है, हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं क्योंकि वोट देने के अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित
और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य असमानता का पालन भी नहीं करते हैं। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और अपने देश के हित में निर्णय ले सकता है। तो अब हमारा यह अध्याय सरकार क्या है ख़त्म होता है, जिसमें कि सबसे पहले हमने जाना कि सरकार की भूमिका क्या होती है, सरकार क्या होता है। उसके बाद हमने सरकार के कार्यों के रूप में सरकार के कार्यों के बारे में जाना, जिससे कि हमें पता चला कि सरकार के कार्य जो हैं बहुत ही विस्तृत हैं, वो किसी छोटी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, उन्हें हर तरह का कार्य करना होता है और वो जो कार्य हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे आसपास से ही जुड़े होते हैं। इसके बाद सरकार किस तरह से कानून बनाती है और उन कानून को मानने के लिए वो कैसे अपने नागरिकों को बाध्य करती है, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सारा सरकार के बारे में। अब आपको इस अध्याय को अच्छे से दोहराना है और समझना है। जो भी इसमें प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से दोहराएं। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ।